हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन चल रहा था यूपी पीजीटी मैथ का, जो हमारा पेपर 18/8/2021 को हुआ था, उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन के अंदर वैसे तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बीच के अंदर से मैंने छोड़े थे। मैंने कहा बाद के अंदर इसको क्लियर करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 6 है। अब इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, कुछ क्वेश्चन थे लीनियर अलजेब्रा के, और कुछ क्वेश्चन थे स्टैटिक्स एंड डायनामिक के। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पे अब करवाने वाला हूँ। स्टैटिक्स और डायनामिक के क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंदर रविता मैम जो है लास्ट के अंदर आपको करवा देंगे। तो इसी लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए थे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक था हमारा, जो भी क्वेश्चन थे हमारे, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ा था, 125 क्वेश्चन थे। इफ W इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब, देन डायमेंशन ऑफ W इज क्या आएगा, है ना। तो आर क्यूब हमने जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था, जब मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था, उसके अंदर हमने डायमेंशंस निकालनी सिखाई थी। तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस दी हो ना, उसकी उस डायमेंशन, टोटल डायमेंशन में से उस रिस्ट्रिक्शंस को घटा दो तो मेरी क्या आ जाएगी, सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ आर क्यूब, ये सबस्पेस था, डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो W की डायमेंशन अगर हम देखें, रिस्ट्रिक्शंस देखें, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये एक मेरी रिस्ट्रिक्शंस है, इसे क्या बोलेंगे, मेरी ये मेरी एक रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं इसे, इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो टोटल डायमेंशन हमारी W की क्या आ जाएगी, टोटल डायमेंशन क्या है, बिलोंग्स टू आर क्यूब है तो 3 है, 3 में से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस घटा देंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस घटा देंगे। तो इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है, सिर्फ एक ही है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एक, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको करवा दिया था, डाइवर्जेंस ऑफ आर वाला क्वेश्चन, बट इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसकी कैसे है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर एक फॉर्मूला होता है, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू में आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है n प्लस 3 आर की पावर n। ठीक है, ये एक प्रूफ मैंने आपको करवाया था, तो डायरेक्ट मैंने बोला था इसी प्रूफ को याद रखना है। ठीक है, उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं आया जब मैंने आपको पहले सॉल्यूशन कराया था, तो अभी इसकी शॉर्टकट ट्रिक कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो r इज इक्वल टू आर का मॉडुलस दिया हुआ है ना, और दूसरी तरफ r का कैप इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, r ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू आर का। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर कैप ही निकालना हमें, तो कैप निकालना है, तो सबसे पहले आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर है इंटू में आर, नीचे वाला जो है ऊपर आ जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो आर की पावर -1 इंटू में आर वेक्टर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे डायरेक्ट मेरा डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ अंदर ये वाला आ जाएगा, तो अंदर ये वाला आ जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं आर की पावर -1 इंटू में आर वेक्टर। तो यहां इस फॉर्मूला से जब मैं कंपेयर करवाऊंगा तो इज इक्वल टू आर की पावर -1, तो n इज इक्वल टू मेरा -1 आ गया, पुट कर दूंगा -1 प्लस 3 इंटू में आर की पावर -1, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा r, क्योंकि आर की पावर -1 2/r, ऑप्शन नंबर मेरा D करेक्ट होगा। तो ये एक शॉर्टकट था इसका। और हमने एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 14 क्वेश्चन भी उसमें स्किप किया था, हमने कहा बाद में इसका सोल्यूशन करेंगे। इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर है एंड b स्क्वायर लेस देन a है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ये एक इक्वेशन दी गई है, a और b पॉजिटिव रियल नंबर दिए हैं, b स्क्वायर लेस देन a है, तो पहले तो इस कंडीशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, b स्क्वायर माइनस a लेस देन 0, कोई प्रॉब्लम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि इस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो 2b
एक्स का कोफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4a। 4 मैं कॉमन ले लूंगा तो b स्क्वायर माइनस a। अब ऊपर आप देखोगे b स्क्वायर माइनस a लेस देन 0 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। अब सारा का सारा दारोमदार किस पे आ गया, मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे आ गया। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, वो अगर वो एक पॉजिटिव है तो मेरा एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ए यहाँ पे मेरा, अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूं, अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरा डी लेस देन 0 है और एंड ए ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स मेरा क्या हो जाता था, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर हमने पढ़ा था। और डी अगर मेरा लेस देन 0 है और ए मेरा लेस देन 0 हो गया, देन मेरा क्या हो जाता है, एफ एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए मेरा पॉजिटिव है क्योंकि हमें तो पता नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि बी स्क्वायर से बड़ा है ए, वैसे भी उसने बता रखा है। इसका मतलब ए मेरा पॉजिटिव है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ए अगर पॉजिटिव है तो मेरा ये वाला ही आंसर बन जाएगा, ये वाला कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट मेरा बी आ जाएगा। और ग्राफ जो मेरा बनेगा इस टाइप से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो है, ये भी मेरा क्या है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 16वां क्वेश्चन है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब से आर स्क्वायर पे जा रही है। तो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर बताया था कि जब भी ऐसा बोलते ट्रांसफॉर्मेशन पीछे से स्टार्ट करना है, तो 3 से 2 जा रही है, आर क्यूब से आर स्क्वायर जा रही है, तो इसका जो मेरा वो बनने वाला है, मतलब कि जो मेरी मैट्राइसिस बनने वाली है उसकी जो डायमेंशन समझ लीजिए, या रो और कॉलम क्या बनेगा मेरा, 2 क्रॉस 3 का बनेगा। ठीक है, इसकी 2 क्रॉस 3 की मेरी मैट्राइसिस बनने वाली है, मतलब 2 रो होंगी जिसके अंदर, ठीक है, 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, है ना, 1 2 3 ऐसे कॉलम होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, है ना। तो इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब ऐसी मेरी जो बनने वाली है इक्वेशंस, वो मेरी बनने वाली है A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस टाइप से मेरी इक्वेशन बनने वाली है। नेक्स्ट देखिए वो क्या बोल रहा है, डिफाइन बाय टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई या वाई माइनस जेड है, देन द मैट्राइसिस टी, एक सेकेंड, देन द मैट्राइसिस टी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस 1 1 1 1 माइनस 1 0, ये मेरे ऑर्डर बेसिस दिए हुए हैं इतना और इतना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम जो है ऑर्डर बेसिस मेरी 1 1 1 है। ठीक है, उससे निकालने की कोशिश करेंगे 1 1 1 से। तो 1 1 1 से हम कैसे निकालेंगे कि जो मेरा दिया हुआ है टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है और y माइनस जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से उसको मैं पुट करूंगा x प्लस वाई, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको किसके इक्वल लेना है, जो ऑर्डर बेसिस हमें सेकंड वाली दी हुई है 1 1 दी हुई है, तो A1 के साथ आ जाएगा 1 1, और कॉलम वाइज लेनी होती है हमें, तो A1 और A2 ले रहे हैं, A2 के साथ मेरा क्या आ जाएगा, जो भी मुझे ऑर्डर बेसिस दी हुई है 1 और 0, सेकंड वाली जो ऑर्डर बेसिस दी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पे मेरे पास नेक्स्ट अगर इसको सोल्व आउट करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहां देखिए A1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई A1 हो जाएगा प्लस A2 हो जाएगा, एक टप्पल बनेगा, और A1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई A1 हो जाएगा और A2 का 0 के साथ 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरे टप्पल क्या बनेंगे, A1 प्लस A2 और A1। ठीक है, किसको कंपेयर करना है, 2 और 0 को, है ना, 2 और 0 को कंपेयर करना है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, कंपेयर कर दोगे तो A1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0, A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2, 0 और 2। तो A1 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब A1 की वैल्यू 0 आ रही है, A2 की वैल्यू 2 आ रही है, 0 2, मतलब पहला देखिए कॉलम 0 2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो सिर्फ मेरा कौन सा सिलेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ही आगे आप निकालना चाहते हो आगे भी निकाल सकते हो। 1 माइनस 1 0 से जब आप निकाल लोगे, इस जो है मेरी ऑर्डर बेसिस को लोगे,
तो 1 -1 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि इसमें पुट करोगे x प्लस वाई में और y माइनस जेड में। x प्लस वाई करोगे 1 -1 0, -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट वैसा ही प्रोसीजर करोगे, यहाँ पे आ जाएगा b1 1 1 प्लस b2 1 0। तो यहाँ पे b1 प्लस b2 प्लस b2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा b1 सेम ही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो इसको दोबारा से फिर अब इसको इस टप्पल के साथ जब कंपेयर करोगे तो b1 इज इक्वल टू क्या आया -1 और b2 इज इक्वल टू क्या आया 1। तो यहाँ पे -1 और 1 आया। ठीक है, -1 और 1 यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऐसे ही आप थर्ड जब आप निकालोगे, थर्ड में फिर से वही ये वाली ऑर्डर बेसिस रखोगे 0 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट जो मेरा 0 + 1 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और आगे तो सेम जाएगा ही, मतलब C1 + C2 और C1 जाएगा और C1 क्या हो गया 1 और C2 क्या हो गया 0, 1 और 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर था 22 जो कि हमने छोड़ा था। एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। ठीक है, तो यहाँ ये है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, या आप मान सकते हो मॉडर्न अलजेब्रा का, जिसमें ग्रुप थ्योरी थी। ग्रुप थ्योरी के अंदर ठीक है सारे के सारे ग्रुप्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, अर्विता हमने आपको ये करवाया था। तो वो जो है ना उसके अंदर ये डायरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट कराई थी, एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक होता है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट आ जाएगा, दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको ध्यान में रखनी होती हैं, डायरेक्ट पेपर के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पास 2 क्वेश्चन हमने छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 23 और 24। सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम u इज क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमने जो है एक चीज पढ़ी थी कि जो मेरा आइलर्स थ्योरम थी मेरी क्या थी, x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल टू nu होता था। तो x करली u बाय करली x, y करली इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो n इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या मतलब हुआ, डिग्री जो है मेरी वो मेरी, इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री मेरी 0 होगी। ठीक है, u इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर u 0 हो गया तो हम करली u बाय करली x करली u बाय करली y क्या ही निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब n0 है, n0 मतलब डिग्री 0। तो यहाँ पे अब ऑप्शन के अंदर देखिए fx प्लस y, तो इसकी डिग्री 1 1 है, x की पावर 1 y की पावर, इसकी पावर 1 और 1 है, माइनस में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री है। इसकी x इंटू y है तो 2 डिग्री होगी, 1 और 1 2 होगी। ये अपॉन के अंदर है तो ऊपर आएगी तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। तो डिग्री मेरी 0 इसमें बन रही है सिर्फ, बाकी किसी में नहीं बन रही। ठीक है, डिग्री मेरी 0 इसमें बनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है मेरा सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ V is a n-dimensional vector space and T is the linear transformation on V such that rank and nullity of T are identical, then तो आपको पता है कि n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है एंड T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन V है, रैंक और नलिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि टोटल डायमेंशन इज इक्वल टू क्या है, n है, n डायमेंशन है, तो वो किसके इक्वल होगी, उसकी रैंक के डायमेंशन की और डायमेंशन ऑफ नलिटी के। ठीक है, बट अब उन्होंने क्या बोल दिया, वो दोनों आइडेंटिकल है कि दोनों सेम है। तो r और r मतलब नलिटी को भी मैंने r मान लिया, तो 2 टाइम डायमेंशन ऑफ r हो गया या 2 टाइम डायमेंशन ऑफ n हो गया। समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टाइम हो गया, कोई भी हो गया जो n इज इक्वल टू 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम्स कोई भी हुआ, 2 टाइम्स हुआ मतलब 2 टाइम्स रैंक हुआ या नलिटी हुआ, 2 टाइम्स हुआ मतलब ये क्या है, इवन है एक प्रकार से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ग्रुप ऑफ Z अंडर एडिशन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 and 7 इज। ठीक है, इस Z प्लस जो है, Z प्लस क्या है, मतलब जैसे कि अगर मैं जनरेटर ऑफ 2 की बात करूं तो 2 से जनरेट होने वाला जो ग्रुप बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, 2 4 6 8, 2 का मल्टीपल बन जाएगा। 7 की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, 7 14
21, 28 अप टू सोन बनता जाएगा। बट द सब ग्रुप ऑफ, ऐसा सब ग्रुप हमने निकालना है जो 2 और 7 दोनों से जनरेट होता हो, तो हम एलसीएम लेते हैं 2 और 7 का, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 14, ठीक है। तो वो मेरा बनेगा एलसीएम ऑफ 2 और 7 इंटू में जेड, मतलब अंडर एडिशन इंटू में जेड, तो 14 जेड बनेगा। और वो कौन सा बनेगा? 14, 28, ठीक है, 42 अप टू सोन, ऐसा बनता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा आएगा बी करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया था बट उसका आंसर रॉन्ग था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 14 जेड, ठीक है। ये भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या आप मान सकते हो मॉडर्न अलजेब्रा से लिया गया क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा था 32 के अंदर देखिए, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, एच और के जो दोनों दिए गए हैं वो सब ग्रुप दिए गए हैं जी के, सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 3 है, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 5 है, देन व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस ऑर्डर ऑफ के अपॉन में क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ एच के, ठीक है। तो एच के क्या आ जाएगा? एच और के का ऑर्डर जो है ऊपर देखिए 3 गुना 5, ठीक है। और एच के का अगर हम देखें तो ऑर्डर 15 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मेरा कट के आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। एक और तरीका मैंने आपको करवाया था कि अगर मेरा H इंटरसेक्शन K है तो वो सबसेट होगा H का, और H इंटरसेक्शन K सबसेट किसका होगा? K का भी होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? जो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K है वो ऑर्डर ऑफ H को भी डिवाइड करना चाहिए और ऑर्डर ऑफ K को भी डिवाइड करना चाहिए। मतलब ऑर्डर ऑफ H को भी डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K एंड ऑर्डर ऑफ K को भी डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1 है ऑप्शन में से उठाओ 1 जो है ऑर्डर ऑफ H 3 है, 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड कर रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है, 5 को नहीं कर रहा, 5 को कर रहा है, 3 को नहीं कर रहा, 15 इन दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया? फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। मतलब 1 ही सिर्फ है जो 3 को भी डिवाइड जो 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर रहा है और 5 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही करेक्ट होगा। तो ये भी मेरा क्या था? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोल सकते हो या मॉडर्न अलजेब्रा से ग्रुप थ्योरी से लिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मेरा क्या है? जीबीएस साइक्लिक ग्रुप, ये भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा आप मान सकते हो, ठीक है, उससे लिया हुआ क्वेश्चन है। जीबीएस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, जी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल टू, जनरेटर आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ जनरेटर, कितने उसके जनरेटर बनेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, जितना उसका ऑर्डर दिया होता है, ठीक है, ऑर्डर दिया होता है तो उसको प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ लेंगे तो 2 3 बन जाएगा, 2 into 3। तो इसको 5 से अलग अलग कर लेंगे, 5 3। तो अब आपको 5 का फॉर्मूला पता है, 5p का क्या होता है? मेरा p -1 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 2 - 1 इंटू में 3 - 1, तो 1 इंटू में 2, तो 2 जनरेटर मेरे आएंगे। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक जनरेटर मेरा 1 आएगा, एक जनरेटर मेरा 5 आएगा, ठीक है। ये 2 ही जनरेटर आएंगे। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कितने जनरेटर आएंगे, तो 2 ही आएंगे। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एटलीस्ट, ये भी देखिए आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा। देखिए यहां से कितने क्वेश्चन आपके बने थे, है ना। तो वही हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एट लीस्ट, तो इसके ये डायरेक्ट हमारी एक स्टेटमेंट ही होती है कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एट लीस्ट 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं, एग्जांपल आपने S3 जो है पढ़ा था। S3 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, S3 के अंदर हमने I12 13 23, ठीक है, 1 2 3 और एक सेकंड और आया था हमारा 1 3 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ऑर्डर S3 का क्या बनता था? 6 बनता था। तो
S1 और S2 को छोड़ दीजिए कि वो कम्युनिटी बनेंगे, बट S3 से जब चलेगा ना, तो ये आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था, तो S3 से जब चलेंगे ना, नॉन कम्युनिटी ग्रुप है, उसके अंदर एटलीस्ट 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे है 6, तो ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरा लीनियर अलजेब्रा के अंदर से लिया हुआ क्वेश्चन है 80। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके मैंने आपको कराए थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट ये x+1 है, तो ये लीनियर नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट आ गया, है ना, साथ में कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट के कारण y तो लीनियर है क्योंकि इसकी इमेज बनाना चाहिए, x और y की इमेज क्या आ रही है, x+1 और y, बट प्लस का 1 आ गया ना, तो लीनियर नहीं बनेगा क्योंकि प्लस कांस्टेंट, +1 प्लस कोई भी कांस्टेंट आ रहा है साहब, ठीक है, तो नॉट लीनियर बनेगा ये। और इसके साथ यहां देखिए y+1 आ रहा है, ये भी मेरा नॉट लीनियर हो गया, और यहां देखिए माइनस का 1 आ रहा है, यहां भी मेरा नॉट लीनियर होगा। तो ये ऑप्शन मेरे इनकरेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर सी मेरा डायरेक्ट करेक्ट हो गया। x+y उसमें वेरिएबल आ सकते हैं बट कोई भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी, तो डायरेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फिर से वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा से आ गया। जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, ठीक है, तो 30 है, एंड लेट ए बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ए बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे निकालते थे कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ ए बी है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ ए इंटू में ऑर्डर ऑफ बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर ऑफ जी मेरा क्या दिया गया, ग्रुप का ऑर्डर 30 दिया गया, ठीक है। ए बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 और 5 के हैं, ये 2 का है, ये 5 का है, तो 10 हो गया, तो यहाँ पे कटेगा 3 पे 30, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 इज इक्वल टू क्या आएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, फिर भी कर लेते हैं कि ए, यहां देखिए ए इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर 30, ए का ऑर्डर कितना है मेरे पास 30 है, ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज क्या हो जाएगा, ए की पावर 30 करने पे मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, तभी तो उसका हम ऑर्डर बोलते हैं, वो कि किसी की पावर जितनी कर दें अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 है, ठीक है। अब 30 के मल्टीपल वो बनाना है, तो 18 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, 3 मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई करें 36 आएगा, तो वो 30 के मल्टीपल नहीं बनेगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, वो भी नहीं। 4 पुट करेंगे 18 को 72, 30 का मल्टीपल नहीं है। 5 पुट करेंगे 30 का मल्टीपल आ गया, है ना। ऑर्डर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ ए की पावर 90, ए की पावर 90 को मैं क्या लिखता हूँ, ए की पावर 30 की पावर 3 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। इसका मतलब हमने पावर कितने की 5 की, तो 5 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो आपके रह गए थे क्वेश्चंस, अगर हम देखें स्टैटिक्स और डायनामिक के, स्टैटिक एंड डायनामिक के, वो क्वेश्चन अभी रिविता मैम का जो लेक्चर है वो इसी के अंदर ऐड हो जाएगा, वो सारे के सारे जो है आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो यूपी पीएचडी का टोटली कंप्लीट पेपर कवर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब, बहुत से सब अच्छे होंगे। तो हम जो भी अपना यूपी पीएचडी का एग्जाम हुआ था उसके जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स का पार्ट है वो वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन था अपना, क्या था इसमें, ए स्फीयर आफ्टर कोलिजन विद ए प्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड returns upward with velocity 4 centimeter per second, then the value of coefficient of restitution E is 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/5 होगा। या एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक गोला एक समतल पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वीय धर टकराकर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस ऊपर जाता है। तो कह रहे हैं कि तो प्रत्यानयन गुणांक E का मान क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका जो कोएफिशिएंट E होता है उसको दो तरीके से लिखते होते हैं, एक तो B/U, या फिर ऐसे लिखते होते हैं कि E1 माइनस B2, U1 माइनस U2।
इस वाले फॉर्मेट में लिखते होते हैं। तो अब ये क्या है, जो ये हमारा है कि जब फर्स्ट टाइम टकराने से पहले की वेलोसिटी, टकराने से पहले की वेलोसिटी, और ये क्या है v, ये हमारा टकराने के बाद की वेलोसिटी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक बॉल है, ठीक है, वो अपनी वेलोसिटी से इससे क्या है, इस फर्श से टकरा रही है, ठीक है, नीचे आती है। तो जो ये u है वो कितना मेरा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, टकरा के फिर ये इससे टकरा के इससे टकराई, फिर दोबारा से उठी, तो जो टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी हुई मेरी वो v होगी। तो वो कितनी देर की, इसने 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हल्का सा ही सोचना था, यही है। और जो टकरा कर किस स्पीड से उठी, वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो मुझे e ही निकालना, तो e निकालने का क्या तरीका होता है, e इक्वल टू v बाई u। तो v कितना है 4 है और वो कितना है 20 है, ये कितना है 5, ये कोएफिशिएंट हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगला अपना जो नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस a एंड मास m अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर इट्स प्लेन इज। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक सर्कुलर रिंग का जिसका रेडियस a है और मास m है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर से पास हो रहा परपेंडिकुलर इट्स प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन ए हाफ एम ए स्क्वायर होगा, ऑप्शन बी एम ए स्क्वायर होगा, ऑप्शन सी 2/3 एम ए स्क्वायर होगा, 4/3 एम ए स्क्वायर होगा। तो गाइस हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हम जब हम इसकी थ्योरी की थी, फिर भी एक बार बता दूंगी। तो हिंदी में देख लेते हैं। एक ए त्रिज्या तथा m द्रव्यमान की वलय का जड़ता आघूर्ण केंद्र से जाने वाले तथा इसके समतल पर लंबवत रेखा के सापेक्ष है। ऑप्शन ए हाफ एम ए स्क्वायर, ऑप्शन बी एम ए स्क्वायर, ऑप्शन सी 2/3 एम ए स्क्वायर, 4/3 एम ए स्क्वायर। तो एक तरीके से देखिए जो डायग्राम बनेगा वो बता देती हूँ आपको। तो जैसे ये क्या कहा है कि जो सर्कुलर है हमारा, ठीक है, क्या बोला है इसने, सर्कुलर रिंग है। और दूसरी बात इसने कहा है, क्या बोला है इसने कहा है इसकी सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही है, सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मास की जो छोटा छोटा मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इसके पूरे इस पे जो बाहरी इसका है रीजन है, जो बाहरी इस पे होगा, हर एक का मास क्या होगा dm। तो पूरे का अगर मुझे मास करना तो ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेंगे हमें ना, कि यहाँ पे होगा dm, छोटे छोटे स्लॉट होंगे dm, ठीक है। तो इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इन्होंने हमें रेडियस क्या दे रखी है, a दे रखी है, और मास कितना दे रखा है, m दे रखा है। तो अगर मुझे पूरी रिंग का निकालना है, इस एक्सिस के बाद, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि di क्या होगा। अगर मैं एक छोटे से स्लॉट का निकालूं उसका मास कितना होगा, dm इंटू आर स्क्वायर क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं उस एक्सिस से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस का स्केल है ना। तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आर कितना है, आर रेडियस ही तो था, यहाँ पे हमारा कितना है, d स्क्वायर है, तो di है। तो अब मुझे क्या निकालना है, ये तो मैंने एक स्लॉट का लिया, अगर मुझे पूरे सर्कुलर रिंग का चाहिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देते हैं di और इधर हम इंटीग्रेट कर देते हैं a स्क्वायर dm। तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से तो i आ जाएगा और यहाँ से a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, dm का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो गाइस ये आर स्क्वायर का dm का हम सब कुछ कर चुके हैं। यही होता है ना कि जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के एक मास स्लॉट ले लिया, उसका dm, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आर स्क्वायर dm, आर अपने क्या होता है, रेडियस होता है इसका, तो di क्या हो जाएगा, dm इंटू a स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, a स्क्वायर dm i आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे हम कर चुके हैं अपने जब थ्योरी पार्ट किया था हमने। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया वो है 31। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कंपोज्ड ऑफ सेम मटेरियल, दो सॉलिड स्फीयर हैं और सेम मटेरियल है, एंड हैविंग देयर रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एक की 6 सेंटीमीटर रेडियस है दूसरे की 3 सेंटीमीटर, are firmly united the distance of center of gravity of the whole body from the center of larger sphere, of the body center of larger sphere से हमें निकालना है उसके सेंटर से। तो देखिए 4 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, हिंदी में और देख लेते हैं। तरफ से 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो
एक ही पदार्थ से बने समान ठोस गोले दृढ़ता पूर्वक मिले हुए हैं। बड़े गोले के केंद्र से संपूर्ण निकाय के गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एक बार पहले इसमें डायग्राम करेंगे हम डिस्कस, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं अपना, सबसे पहले मैं एक एक्सिस ले लेती हूँ यहाँ पे, ये हो गया, ये हो, ठीक है। एक मैंने ले लिया यहाँ पे बड़ा, ठीक है। दूसरा मैंने इसके साथ ही टच होता ले लिया क्योंकि कंपोज हो रहे हैं ना छोटे वाले। तो इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसका मास m1 मान लिया, इसका मास मैंने m2 मान लिया। और मुझे जो बताना है ना, मुझे बताना है कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है वो बताना है बड़े के सेंटर से। तो बड़े के सेंटर से बताना है, तो अगर इसको मैं मान लूँ बड़े के सेंटर को, तो फिर मैंने ये ओरिजिन मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ से, अब देखिए बात यहाँ पे, यहाँ से और इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेडियस 3 है ना, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, इसकी रेडियस कितनी 6 है। तो फिर ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच में, 9 होगी। तो और इस पॉइंट के अबाउट हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं। तो अब देखिए इसको मैंने बताया, ये करवाया हुआ है हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग का है। तो अगर इसमें मैं बात करूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द जनरेटेड सिस्टम, तो क्या रहेगा, ये याद आ जाएगा आप लोगों को, इसमें हमने किया था। तो क्या था वो, अगर मैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसी एक्सिस के अबाउट होगा, तो एक्स सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो क्या रहेगा m1 x1 प्लस m2 x2 वो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अब ये x1 x2 क्या बोला है, x1 x2 क्या बोला है, ये x1 है जो, और x2, ये जो पहला सर्कल है, जो पहला जो हमारा स्फीयर लगा लो, सर्कल लगा जो भी है, हाँ, जो पहला स्फीयर है उसकी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, जो पहले स्फीयर की जो डिस्टेंस है वो है ये, ठीक है। कहाँ से, जिस, ये उस पॉइंट से डिस्टेंस है जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरे की क्या है, ये उसकी डिस्टेंस है दूसरे की ऑफ सेकंड स्फीयर, ठीक है। तो अब हमें पता है, तो अगर मैं x1 की बात करूं, तो हमें ये निकालना, हम जब निकालते होते हैं इसके जो बड़े वाला स्फीयर है उसी के सेंटर पे हम निकाल रहे हैं, और उसी से हम अगर डिस्टेंस लेंगे तो हम सेंटर तक ही तो जाएंगे। तो वो कितनी डिस्टेंस होगी, x1 अपना क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम सेंटर से ही करेंगे। और अगर मैं छोटे वाले स्फीयर की बताऊं, वो x2 डिस्टेंस है, वो बताना है मुझे उस पॉइंट से इस स्फीयर के सेंटर की दूरी कितनी है, 6 और 3 9, इसकी 9 हो गई, मास m1 m2 है। तो देखिएगा जब क्या हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि जो हमें xcg निकालना है उसमें मैं क्या v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 ले सकते हो। v1 v2 क्या है, वॉल्यूम, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 की। क्यों, क्योंकि जो अपना मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। r1 और r2 अगर मान लेंगे हम इसमें सेंटर, तो अब रेडियस, ठीक है। तो अब इसमें क्या सिंपली पुट कर दो, तो 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू 0, दूसरा क्या है 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू 9 है, और नीचे क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। इनको सबको सोल्व आउट करेंगे तो, और सोल्व आउट करने के बाद हमें क्या r1 r2 भी तो पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस r2 क्यूब इंटू 9 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब। तो अब r1 r2 की 6 और 3 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे क्या बन जाते हैं, ठीक है। r1 और r2 की वैल्यू पुट करेंगे, r1 r2 क्या रेडियस को देख के तो 1 आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कहा, दो सॉलिड स्पीड दिए उनको, दोनों को कंबाइन कर दिया, बस कंबाइन के इसने कहा है कि इसके सेंटर, बड़े वाले के सेंटर से हमें निकालना है। बड़े वाले के सेंटर से अगर मुझे निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको हमें उसको ओरिजिन मानते हैं, फिर वहां से डिस्टेंसेस लेते हैं।
जो पहले वाले स्फीयर की डिस्टेंस लेंगे उस पॉइंट से, तो वो खुद उस स्फीयर में ये तो क्या डिस्टेंस आएगी, 0 ही आएगी। तो फिर दूसरे वाले की लेंगे तो उसकी सेंटर से कितनी हो जाएगी। जब बात ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हो रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या होगा कि सेंटर पे ही लाई करेगा स्फीयर का। तो फिर हम जो x1 पॉइंट है वो उसी पॉइंट पे होगा जहां से हमें निकालना। तो x1 की तो दूरी कितनी होगी, 0 होगी। x2 की कितनी होगी, इसके सेंटर से दूरी 9 होगी। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, ए हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। एक हेमिस्फीयर है जो इक्विलिब्रियम में है ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस। ठीक है, उसके इक्वल रेडियस है। इफ द फ्लैट सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द सरफेस, अगर जो फ्लैट सरफेस है हेमिस्फीयर का वो रेस्ट कर रहा स्फीयर के ऊपर, देन इट इज इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, पहला स्टेबल होगा, दूसरा अनस्टेबल होगा, तीसरा न्यूट्रल होगा, डी क्या होगा, नन होगा। तो अगर मैं स्टेबल की बात करूँ, जो अगर हम फर्स्ट पॉइंट करें स्टेबल की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर हमारा मान लिया स्टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई मान लिया बॉक्स रखा हुआ है टेबल पे, अगर मैं इसको हिला दूं तो ये क्या अपनी पोजीशन से टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको हिला दूं तो ये क्या सेम अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा। स्टेबल का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उसी पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा क्या है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर हम कोई पेंसिल है हमारे पास, अगर हम पेंसिल को क्या कर दें, टेबल के ऊपर रख दें, ऐसे खड़ा कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको थोड़ा सा हिला दिया गिर जाएगी, अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। क्या हो गई, अनस्टेबल हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है कि मान लिया क्या है कि न्यूट्रल में क्या रहेगा, मान लिया बॉल है और वही बस टेबल पे है, तो कभी इधर कर रहे हैं कभी इधर कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इधर कर दी इधर कर दी, बस एक ही हॉरिजॉन्टल में ही चलती रही। इसकी पोजीशन ना तो स्टेबल होगा ना अनस्टेबल है। तो न्यूट्रल क्या है, इसका कोई अपना बिहेवियर नहीं है। यहाँ से इधर करी तो यहाँ पे आके अटक जाएगी, यहाँ से इधर भेजी तो यहाँ पे आके अटक जाएगी, एक जगह आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। तो अब हमें इसने कहा है, हमें जो कहा, अब एक और स्टेबल और अनस्टेबल में एक और है फैक्ट। इसमें क्या है कि स्टेबल में हम एक चीज ये भी देख लेते हैं कि जितना ज्यादा बेस, जैसे जो भी बॉडी देखी हुई है, जैसे इसमें बॉक्सीलिया है, जितना ज्यादा बेस आपका उससे अटैच होगा जिसके ऊपर रखा हुआ है, जितना ज्यादा एरिया वो कवर करेगा उतना ही ज्यादा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इसने ये कहा है, देखिए हमें एक स्फीयर दे रखा है, और इसने कहा है कि इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है। अब तो एक तो ये बता दिया मैंने, और दूसरा मैंने ये कर दिया कि मैंने, और उसने कहा कि फ्लैट साइड से रखा हुआ है, दूसरा मैंने ऐसे कर दिया इसको। तो अब इनमें से देखते पता चल रहा है ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा एरिया इससे टच हो रहा है। मैं सीधी भाषा में समझा रही हूँ, और तो बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, इस टाइप से कुछ होगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल की देखते समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है कि जो ये उल्टा रखा हुआ है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का जो फ्लैट वाला एरिया है इससे ज्यादा टच हो रहा है, और ये तो क्या बिल्कुल हल्का सा ही टच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व टाइप है। तो अगर ये कर्व बना रहा है तो इसको तो मैं अगर मैं इसको हिला दूंगी, ये गिर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और अगर इसने बोला कि अगर बोले कि कर्व्ड साइड से, अगर आपको बोले कि कर्व्ड साइड से रखा हुआ है तो अनस्टेबल होगा इक्विलिब्रियम। अब इसने हमें क्या बोला, हमें बोला कि ये फ्लैट साइड से, अगर इसका फ्लैट रीजन इस पे रखा हुआ तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्योंकि अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये वापस अपनी उसी पोजीशन में रहेगा, क्योंकि ये इसमें इशू नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है ज्यादा एरिया, तो ये बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा, ये अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल सीधी सी भाषा में बताया मैंने, होप सो आपको समझ में आया होगा स्टेबल। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलोस्फीयर अबाउट ए डायमीटर हुज मास इज m एंड रेडियस इज a। हमें बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताना मेरे को होलोस्फीयर का। होलोस्फीयर दे रखा है अबाउट ए डायमीटर हुज मास इज m एंड रेडियस इज a। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, m इंटू 2a²/3, ऑप्शन बी क्या है m इंटू 2a²/5, ऑप्शन सी क्या है m इंटू a²/4, डी m इंटू a²/3। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और दूसरा क्या है, इसी में m द्रव्यमान तथा a त्रिज्या वाले खोखले गोले का जड़ता हुआ घूर्णन व्यास से सापेक्ष है। ऑप्शन ए m इंटू 2a²/3, ऑप्शन बी m इंटू 2a²/5, ऑप्शन सी m इंटू a²/4, डी m इंटू a²/3। ठीक है,
तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना दें क्योंकि डायग्राम ही मेन। तो सबसे पहले हमने एक होलोस्फीयर लिया इसमें, तो देखिए ये हुआ। अब ये हो गया इसके बाउंड्री, देखिए बिल्कुल गोल नहीं बन रहा है इसके, तो दिक्कत है। चलो ये हो गया, हमने ये ले लिया, ठीक। तो अब देखिए इसमें हमने क्या किया, अब यहाँ से अब इसमें जो अगर मुझे पूरे होलोस्फीयर का निकालना तो सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिप ले लूँगी। मैंने इसकी क्या स्ट्रिप ले लूँगी, ठीक है, स्ट्रिप उठा ली। तो अब मुझे देखना कि इसमें अगर मैं रेडियस की बात करूँ, यहाँ से मैंने इसमें रेडियस का पार्ट ले लिया, ये मेरी ए रेडियस, और यहाँ पे एंगल जो ले लिया मैंने थीटा ले लिया। तो अब अगर मुझे सबसे पहले वही देखना, तो एक छोटे से पार्ट का अगर मुझे निकालना है, स्ट्रिप का निकालना चाह रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डी थीटा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे इसकी विड्थ, बिल्कुल स्मॉल रीजन की अगर मुझे विड्थ देखनी है, थिकनेस की बात करूँ, तो ये हो गया डेल आर। ये मैंने क्या कहा, वेरी स्मॉल थिकनेस, ठीक है, लिख देते हो ताकि ध्यान रहे चीजें, वेरी स्मॉल थिकनेस। दूसरा क्या है कि अब हमने स्ट्रिप ली है, एंगल थीटा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। ये अपना क्या हो गया, ये इतना क्या है, एक्स है, ये इतना पार्ट इसका जो बड़े बड़े स्ट्रिप का, तो फिर ये बड़ा पोर्शन कितना हो गया, ये मेरा एक्स है। तो अगर मैं स्ट्रिप को ले रही हूँ, ये स्ट्रिप इस तरीके से है, ऐसे देखो, ये स्ट्रिप क्या है, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से दे रखी है, और ये वाली जो एक्स है ये वाली है इसकी, मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर मुझे बात करनी है इसकी यहाँ की, जो ये वाला रीजन, हाइट की बात करूँ मैं, तो ये बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। आर डी थीटा इसकी कितनी होगी, क्या होगी इसकी हाइट, ठीक है। तो अब देखिए अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना, अगर ऐसे कर करके मैं स्ट्रिप काटती रहूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा होलोस्फीयर। तो अगर मुझे इसके वॉल्यूम की बात है, क्योंकि स्फीयर की बात आते ही वॉल्यूम की बात करेंगे, स्फीयर की बात आती है वॉल्यूम की, सर्कल की बात आती है एरिया की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब होलो है तो एक टाइप से सर्कल टाइप है लेकिन थिकनेस के साथ है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर डी थीटा इंटू डेल आर, ठीक है। 2 पाई एक्स है ये, नोट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, यहाँ पे भी एक्स नहीं दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे 2 पाई आर, इसमें इसकी मैंने जो छोटे बड़े की कितनी रेडियस ली है, एक्स ली है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल आर, ठीक है। तो डेल आर हो गया। तो अब ये क्या है, ये तो इसका 2 पाई आर, तो इसका क्या होगा, पेरीमीटर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, हाइट हो गई, ठीक है, हाइट हो गई। और ये क्या हो गई, मेरी थिकनेस हो गई इसमें, ठीक है, थिकनेस। तो मुझे छोटे रीजन का पता चल गया है। और अगर मैं यहाँ पे मास की बात करूँ, यहाँ पे स्मॉल मास, तो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा रो डीवी, इसमें रो की एंट्री हो जाएगी डेंसिटी की, तो रो डीवी, ठीक है, रो डीवी हो गया डीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डीएम, तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी रख देते 2 पाई एक्स आर डी थीटा इंटू डेल आर इंटू रो, ये हो गया मेरा डीएम, ठीक है। अब हमने सारी तैयारी कर ली है। अब हम अगर इस छोटे रीजन का एरिया, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डी आई क्या हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स के, डीएम इंटू एक्स के, डीएम इंटू एक्स के। वही तो मैंने कहा था कि जिस इसके अबाउट में अगर मुझे निकालना है स्ट्रिप का, तो ये लूंगी ना मैं कि डीएम उस स्मॉल स्ट्रिप का मास और उसकी डिस्टेंस, किससे जिस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो फिर यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी आई क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू 2 पाई एक्स क्यूब, क्योंकि एक एक्स के तो ये हो गया अपना, और एक एक्स इधर से आ गया, इंटू आर डी थीटा इंटू रो इंटू डेल आर, ये हो गया अपना। तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आई इक्वल टू, मैंने 2 टाइम ऑफ 0 से पाई बाई 2, अब क्यों लिया वो बताती हूँ, इंटू डी आई एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई, अब ये बात ये हो रही है यहाँ पे 2 पाई आर डेल आर, इतना भी बाहर आ गया ये, और अंदर क्या बच गया, और रो भी बाहर रहेगी, और अंदर क्या रहेगा 2 0 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी थीटा, एक्स क्यूब डी थीटा, ठीक है। 0 से पाई बाई 2, इतना पार्ट ले लिया मैंने, इतना पार्ट ले लिया मैंने। मुझे पूरी स्ट्रिप का निकालना है, जैसे एक एक स्ट्रिप का निकालते हैं, तो क्या होगा 0 से पाई जा रहा है, 0 से पाई, यहाँ पे पाई है,
लेकिन मैं हाफ का लेके उसका डबल कर दूँ वो भी बात बराबर ही है, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे एक्स क्यूब को, अब ये तो पूरे को इसमें चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो अब ये एक्स है, ये एक्स अपना और ये अपना, इसमें अगर मैं मुझे बात करनी है यहाँ पे तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखिए, तो देखिएगा इसमें क्या रहेगा अपना, यहाँ पे जो मैं निकाल रही हूँ मैं आर के हिसाब से निकाल रही हूँ, आर अपना रेडियस है, तो मैं इसको बाद में आर को मैं रिप्लेस कर दूंगी ए से। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी निकाला, मुझे एकदम से ध्यान आया कि रेडियस तो अपनी क्या दे रखी है, ए दे रखी, तो मैंने आर ले रखी है। तो अगर मुझे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वाली क्या है, एक्स है और ये आर, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं जो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाली स्टेटमेंट लगाऊंगी, ये अपना परपेंडिकुलर, तो अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ तो एक्स क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, या फिर एक्स बाई आर इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल में, क्योंकि आर रेडियस और एक्स ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह पे आर कोस थीटा पुट कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। तो आई इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर इंटू डेल आर इंटू रो 0 से पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब इंटू कोस क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब सिंपली अब इसको सोल्व आउट करते हुए देखिए कैसे करेंगे इसको। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर की पावर 4, ये आर क्यूब भी मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू डेल आर इंटू रो 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या कर दूँ, कोस क्यूब थीटा को मैंने इसमें चेंज कर दिया। कोस क्यूब थीटा को मैं क्या लिख देती हूँ, कोस क्यूब थीटा को मैंने लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और फिर कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब मैं इसको कोस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये वाली चीज होगी। तो इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब सिंपली बस कुछ नहीं करना, अब तो इंटीग्रेट करना हमें, इससे आगे तो कुछ रहा ही नहीं। 4 पाई आर की पावर 4 डेल आर इंटू रो, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से अगर साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा को सेकंड पार्ट को साइन थीटा को टी पुट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा डी टी, तो फिर क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो टी का क्यूब बाई 3, तो सीधा ही लिख रही हूँ इसको। ठीक है, इंटीग्रेट करके। तो अब इसको जब मैं सोल्व आउट करूंगी तो ये मेरे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई रो आर की पावर 4 इंटू डेल आर, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, इसी मेथड से किया मैंने, बाई 3 0 से पाई बाई 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 पाई रो आर की पावर 4 इंटू डेल आर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 4 पाई रो आर की पावर 4 इंटू डेल आर इंटू 2/3, इतनी वैल्यू आ गई आई की। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए गाइस, हमें पता है कि रो क्या होता है, m बाई वी, मास टू टेबल। ठीक है, तो m बाई वी कितना अपना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। ठीक है, उसके लिए तो बस अब रो की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे i इक्वल टू 4 पाई आर की पावर 4 इंटू डेल आर इंटू 2/3 और m बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। डेल आर से डेल आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई, तो अपना यहाँ पे क्या बच गया 2/3 एम आर स्क्वायर। अब बस चेंज कर दो, आर हम इन्होंने आर रेडियस लिया, हमने क्या लिए ए लिए, 2/3 और कैपिटल एम, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो, काफी लंबा हो गया तो 2/3 एम इसके ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। करना कुछ नहीं है, एक स्मॉल स्ट्रिप उठाओ और उसके हिसाब से करते जाओ। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इज गेन मैक्सिमम हाइट देन इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। π/4 होगा, टेंजेंट इनवर्स 2 होगा, टेंजेंट इनवर्स 4 होगा, π/3 होगा। हिंदी में देख लेते हैं, यदि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज व्यास
प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई के बराबर है तो उसका प्रेक्स पे क्या होगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये रेंज, और इसने कहा है कि जो अपना प्रोजेक्टाइल अपना मोशन होता है, इसने कहा है कि जो एंगल अल्फा है अपना वेलोसिटी, तो इसने कहा है कि एच मैक्सिमम हाइट और रेंज मैक्सिमम दोनों बराबर और हमें एंगल बताना। तो एच मैक्सिमम हाइट दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं, यू स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइड बाय यू स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2g। दूसरी साइड क्या है, यू स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइड बाय g। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से sin अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा इंटू कोस अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप उठाएं तो साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा, और इधर ये क्या, अब एक चीज वो भी है, ये इधर 2 भी तो है नीचे, ये 2 उधर चला जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर अपने क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 4 हो जाएगा। मुझे क्या निकालना, मुझे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही तो निकालना था, क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। बस ऐसे ही तो करो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, एक आध तो देखो लंबा होता ही है बट इजी ही। अब नेक्स्ट देखिए बिल्कुल, इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कॉमन catenary meets the directrix at P at Q and rho is the radius of curvature of the catenary at P, then PQ is equal to। अब मैंने पढ़ते ही बोल दिया कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्यों बोल दिया, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है अपनी थ्योरम की। उसमें भी यही रहता है कि जैसे जो अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूमेरिकली अपना जो नॉर्मल का होता है, नॉर्मल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो अपना रो के बराबर की, वो क्या होता है नॉर्मल किसके, नॉर्मल की जो लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर की होती है, ये डायरेक्ट होता है अपना, ठीक है। तो अगर प्रूफ वगैरह देखना तो बुक में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, a stone just cleared a wall of height 75 meter situated at a distance 150 meter and goes in horizontal direction, then angle of projection 30 होगा, 60 होगा, 45 होगा, 75 होगा। एक पत्थर 150 मीटर दूर स्थित एक 75 मीटर ऊंची दीवार को ठीक ऊपर से पार करते हुए एक सीधी दिशा में जाता है, तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो एक तरीके से इसने पता है क्या दे दिया, इसने ये कहा है जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा ये है हमारा, इसने कहा है कि इसको बॉल को 75 मीटर बॉल को बिल्कुल ऐसे क्या टच करता हुआ जाता है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट को जा रहा है। एंगल मैंने क्या ले लिया, अल्फा। तो ये कह रहा है कि जो दीवार इससे दूरी वो कितनी है, 150 है। तो फिर अगर मैं मुझे रेंज की बात करूँ तो 150 ये भी तो रहेगी। अगर मुझे रेंज देखनी वो 300 रहेगी ना, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 300 रहेगी। मैक्सिमम हाइट कितनी, 75। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल। देखिए अब कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए गाइस, मैक्सिमम सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। तो एच मैक्सिमम यही है 75। देर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2g। अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्विस्ट इसमें था, हाइट तो पता चल जाती है, रेंज में हम 150 ही ले लेते हैं, 150 नहीं लेना तो 300 रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा कवर करेगा ना, जमीन पे टच करना चाहिए। तो आर मैक्सिमम कितना हो गया 300, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय g, ठीक है। तो अब ये हो गया होगी बात। अब आगे की कहानी देखिए, अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है अल्फा। तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 75 बाई 300। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बड़े आराम से करेंगे वरना गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा और ये जी ऊपर चला जाएगा, तो जी से जी कैंसिल होगा, यू स्क्वायर से यू कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना अपन को, बस अब इनको क्या करेंगे, अगर मैं इसको ओपन अप कर देती हूँ जस्ट अभी तो करके हटे हम इस टाइप क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइड बाय 2, एक ये 2 नहीं बोलना है जल्दबाजी में, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तो मेरा टेंजेंट अल्फा हो गया, और 75 बाई 300, और ये 2 दूनी 4 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 300 बटे 300 हो जाएगा, 1 आ गया। तो अल्फा कितना, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो अल्फा कितना 45।
कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन दिया? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए अब नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरीज, ये हम कर चुके हैं गाइस, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरीज, कॉमन कैटेगरी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, हमें पता है ऑप्शन बी क्या होती है, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी। जो चीजें करवा रही है मैं, इसलिए मैंने उनको डायरेक्ट, अब मैंने तो ये तो बोला था पहले कि इन चीजों को याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट ही आती है एग्जाम में। तो बस अब यही था। तो होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा सॉल्यूशन कैसे किया हमने। तो आई थिंक सो इजी भी लगा होगा क्योंकि हमने सब करवाया हुआ था, जिसने नहीं किया उसको पछतावा हो रहा है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो जय हिंद, जय भारत।